देखिए, एक बार वो जियो के लिए भी प्रचार किया था उन्होंने, तो जियो का प्रचार करके बीएसएनएल और एमटीएनएल खत्म कर दिया। तो मैं उनको गंभीरता से नहीं लेता हूँ, क्योंकि उन्हें देश से, देश के लोगों से प्यार नहीं है। ओबीसी वो क्लेम करते हैं, पर ओबीसी के लिए कोई एक काम उन्होंने नहीं किया। जातिगत जनगणना को उन्होंने साफ मना कर दिया। ओबीसी की जातिगत जनगणना का इतना बड़ा मुद्दा है, और इस महिला आरक्षण में ओबीसी की महिलाओं को रिजर्वेशन देने से उन्होंने इनकार कर दिया। फिर काहे को ओबीसी हैं? जो क्षत्रिय कौम है, उनके रजवाड़े तो रहे नहीं, जमीनें भी धीरे धीरे खत्म हो गई उनकी, नौकरियों में वो आ नहीं पाए, पढ़ाई में वो लोग उतने आगे आ नहीं पाए। तो अगर देखा जाए पिछड़ेपन के मामले में, तो सबसे ज़्यादा क्षत्रिय समाज पिछड़ गया है, और ब्राह्मण ने सिर्फ उसको क्षत्रिय कह के मूंछ पहनवा के उसको इतना हुआ बनाया, और अंदर ही अंदर क्षत्रिय बेचारा खत्म हो गया है। आज क्षत्रिय लोग जगह जगह चौकीदारी करते घूम रहे हैं, ज़मीनें उनकी खत्म होगी, राजपाट उनके पास है नहीं, नौकरियों में वो है नहीं, कहीं पढ़ाई में वो कहीं है नहीं। तो अब वो खामे का मुझ पे ताप देते रहे, उनको ये समझ ही नहीं आ रहा तुम्हारा सब कुछ लूट चुका, लूटा किसने, उस पर अगर आँख खोल के देख ले तो एकदम तस्वीर बदल जाएगी। क्योंकि ब्राह्मण हमेशा ताकत के साथ जाता है, वो राजा किसी को भी बनाए, लेकिन सारा कंट्रोल अपने हाथ में रखता है। तो ये शुरू से होता है यार। मैंने कहा ना, जब कांग्रेस ताकत में थी तो कांग्रेस में सारे उच्च पदों पे ब्राह्मण थे, और जब भाजपा बनी तो भाजपा में भी सारे उच्च पदों पे ब्राह्मण हैं। तो वो कोई ऐसा अनहोनी वाली बात नहीं जिसमें हमें आश्चर्यचकित होना चाहिए। एससी का इस्तेमाल वो करते हैं, एसटी का वो करते हैं, ओबीसी का वो करते हैं, और ब्राह्मण का वो करते हैं, वो बनियों का और क्षत्रियों का वो करते हैं। वो सबका इस्तेमाल करना जानते हैं, उनके अंदर ये काबिलियत है। ये काबिलियत आपको भी सीखनी चाहिए, बाकी लोगों को भी सीखनी चाहिए कि कैसे दूसरों का इस्तेमाल करके अपना समाज को ताकतवर बनाया जाए। तो भारतीय जनता पार्टी के व्यवहार से लगता है जैसे वो आतंकवादी पार्टी हो, जैसे वो लोगों को आतंकित करना चाहती हो, डराना चाहती हो। विधुड़ी जी ने जो किया व्यवहार, वो केवल विधुड़ी का व्यवहार नहीं है, वो पूरी भारतीय जनता पार्टी का असल चरित्र है। भारतीय जनता पार्टी नफरत से भरी हुई है, खासतौर पर एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी को लेके तो उनके अंदर नफरत बहुत ज़्यादा है। मुसलमान तो वो केवल नाम इस्तेमाल करते हैं वोट को पोलराइज करने के लिए, और जिस तरह का व्यवहार उन्होंने किया वो बेहद शर्मनाक है। और एक बहुत बड़े समाज को, जिसकी संख्या लगभग 20 करोड़ है, उसको आतंकित करने वाली है। कुछ दिनों पहले संस्कारी पार्टी के एक सांसद रमेश विधुड़ी ने बहुजन समाज पार्टी के मुस्लिम सांसद को अपशब्द कहे थे, वो भी लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में। आरोपी सांसद के ऊपर बीजेपी ने कोई कार्रवाई नहीं की। लोकसभा स्पीकर ने कहा कि विधुड़ी चिंता मत करो, इस बार हम तुम्हें माफ कर रहे हैं, दूसरी गलती का हम इंतजार कर रहे हैं। जब तुम दूसरी बार गलती करोगे तब हम सोचेंगे, विचार करेंगे तुम्हारे खिलाफ कोई कार्रवाई करें या ना करें। मेरे साथ हैं दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी। सर, कैसे देखते हैं उसी आरोपी सांसद को अब प्रमोशन दिया गया है? हाँ, उनको चुनाव में सचिन पायलट के खिलाफ राजस्थान के अंदर जिम्मेदारी दी है। और मैं सच बताऊं तो ये विधुड़ी जी ने जो किया व्यवहार, वो केवल विधुड़ी का व्यवहार नहीं है, वो पूरी भारतीय जनता पार्टी का असल चरित्र है। भारतीय जनता पार्टी नफरत से भरी हुई है, खासतौर पर एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी को लेके तो उनके अंदर नफरत बहुत ज़्यादा है। मुसलमान तो वो केवल नाम इस्तेमाल करते हैं वोट को पोलराइज करने के लिए, और जिस तरह का व्यवहार उन्होंने किया वो बेहद शर्मनाक है। और एक बहुत बड़े समाज को, जिसकी संख्या लगभग 20 करोड़ है, उसको आतंकित करने वाली है। तो मैं तो कहूँगा कि मैंने तो एक एडवोकेट होने के नाते टेररिज्म की डेफिनेशन को पढ़ा है, आतंकवाद की डेफिनेशन को पढ़ा है। किसी में भय पैदा कर देना, आतंक पैदा कर देना, टेरर क्रिएट कर देना, बेसिकली वही आतंकवाद होता है। तो भारतीय जनता पार्टी के व्यवहार से लगता है जैसे वो आतंकवादी पार्टी हो, जैसे वो लोगों को आतंकित करना चाहती हो, डराना चाहती हो। क्योंकि उनका देश के संविधान में भरोसा नहीं है, वो मनुस्मृति के हिसाब से देश चलाना चाहते हैं। अगर 2024 में वो आए, हालांकि आएंगे नहीं, वो बुरी तरह हारने वाले हैं, लेकिन अगर आ जाते हैं जैसा वो सोचते हैं, तो वो संविधान को बदलेंगे और भारत में मनुस्मृति लागू करेंगे। जिस तरह हम देख रहे हैं कई जगह जहाँ उनकी सरकारें हैं, वहाँ वो मनुस्मृति को पढ़ाने का भी कोर्स में, यूनिवर्सिटीज़ में शामिल करने का उनका काम चल रहा है। तो अल्टीमेटली तो जो उनका ओरिजिनल फिलोसफी है, जो पूरी तरीके से वर्ण व्यवस्था, जातिवाद पर आधारित मनुस्मृति के हिसाब से है, उसको चलाने की उनकी सोच है। वो जैसे ही वो पूरी तरीके से
एब्सोल्यूट पावर उनके हाथ में देश में आ जाएगी, वो देश में बहुदलीय प्रणाली को ख़त्म करेंगे। वो जो एक राष्ट्र एक चुनाव की बात करते हैं, वन नेशन वन इलेक्शन, बेसिकली कल को वो वन पार्टी भी कहेंगे, क्योंकि बहुराष्ट्रीय वो बहु पार्टी है, प्रणाली में उनका भरोसा नहीं है और वो नहीं चाहते कि रीजनल पार्टीज उभरें। वो चाहते हैं पूरे देश पे उनका शासन हो, तो पूरे देश की पूरी संपत्ति, वैसे तो ऑलरेडी सब कुछ कब्जाए हुआ, लेकिन जो उनकी सोच है, मुझे लगता है कि ये इस तरह का आचरण तमाम बीजेपी के लोगों का है और पूरे देश के SC ST OBC माइनॉरिटीज़ को ये समझ लेना चाहिए कि अगर आप कोई जायज़ भी डिमांड करते हैं तो आपको संसद से तुरंत आपकी सस्पेंशन कर दी जाती है। लेकिन एक आतंकित करने वाला, इतनी बड़ी कम्युनिटी को इतना भयंकर गंदा शब्दों इस्तेमाल करने वाले सांसद को जिस तरह स्पीकर साहब कह रहे हैं आपको चेतावनी दी जाती है, गलती की, तो इसका मतलब ये है कि स्पीकर साहब के भी मन में न्याय नहीं है और होगा भी कैसे, जिस पार्टी से वो हैं उस पार्टी के मन में न्याय नहीं है। तो मुझे लगता है SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों को इस सच को समझना पड़ेगा। लेकिन सर बड़ा सवाल है, आपने कहा कि आपने आतंकवाद के बारे में पढ़ा है, कौन आतंकवादी हैं, दानिश अली या फिर विधोड़ी? नहीं, जो व्यवहार है, जो शब्दों का जिस तरह का इस्तेमाल किया जा रहा है पूरे इतने बड़े समाज को आतंकित करने का, तो वो तो विधोड़ी है, ऑफ कोर्स विधोड़ी। और विधोड़ी जी का तो व्यवहार के बारे में सब जानते हैं पहले से ही, जिस तरह वो बदमाशों की तरह, गुंडों की तरह व्यवहार करते हैं, लड़ाई झगड़ा कर, फिजिकल फाइट करने वाली, गाली गलौज की भाषा इस्तेमाल करते हैं। तो ये ऐसे लोग संसद में अगर जाएंगे तो, और नई संसद में जो एक शुरुआत हुई है, किस तरह के सांसद देश को होने चाहिए, मिलने चाहिए, ये भाजपा से अगर लोगों ने सीखा तो देश बर्बाद होना तय है। इसलिए देश के लोगों को चाहिए कि ऐसे सांसदों को जीतने ना दें। मुझे लगता है वहाँ की जनता अफसोस मना रही होगी कैसे व्यक्ति को उन्होंने सांसद चुना, मतलब जिसके भाषा कितनी गंदी है, जिसका व्यवहार गुंडों के जैसा है, ऐसे लोग सांसद होंगे तो आम लोगों के बारे में तो कोई सोचेगा नहीं। फिर सर सवाल ये है कि जिस तरीके से आप उन्हें आतंकवादी बोल रहे हैं, बहुत बड़ा बयान आपका है, जिम्मेदारी से बोल रहे हैं या फिर जुबान फिसल गई? क्योंकि नहीं, मैं जुबान नहीं फिसलती, सोच समझ के बोलता हूँ। उनके शब्दों से आतंक पैदा होता है। जैसे मेरे क्षेत्र में जाके प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने वहाँ भाषण दिया और भाषण देते वक्त उन्होंने कहा कि यहाँ मुसलमानों का बायकॉट कर दो, इनसे सामान मत खरीदो। तो ये आतंकवादी की भाषा नहीं है तो किसकी है? क्या ये डरावना नहीं है? क्या इतनी बड़ी कम्युनिटी को आप बायकॉट करके उसमें डर पैदा नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल। तो इसको आप क्या कहेंगे? टेररिज्म ही तो एक तरह का ये भाई, डर पैदा करना, भय पैदा करना, टेरर क्रिएट करना, इसी से तो ये डेफिनेशन बनी है। लेकिन बीजेपी कहते हैं कि बहुत संस्कारी पार्टी है, जो उनके सरदार हैं नरेंद्र मोदी। लेकिन सरदार तो बड़े अच्छे हैं, सबकी बात करते हैं, वे कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और मेजोरिटी का विनाश। उस शब्द को वो बोलते नहीं, करते हैं। जो बोलते हैं वो कभी नहीं करते, जो नहीं बोलते वो अक्सर करते हैं। सबका विकास यानी केवल सो कॉल्ड अपर कास्ट का विकास, ठीक है। सबका विश्वास, हाँ विश्वास सबका लेंगे, वोट तो SC का भी चाहिए, ST का भी चाहिए, OBC का भी चाहिए, अब तो पसमानदा के माइनॉरिटी का भी चाहिए। तो विश्वास सबका चाहिए, विकास कुछ खास दोस्तों का चाहिए। अडानी अंबानी जैसे कुछ खास दोस्त हैं, उनको उनका विकास चाहिए। आपने कहा कि अगर 2024 में नरेंद्र मोदी आते हैं, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, RJD, RLD, जो तमाम पार्टियां हैं, इनका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। इसमें कोई संदेह ही नहीं है, और किसी को संदेह है तो वो सोच रहे उसका खात्मा होने वाला है। और मैं लेकिन बता दूं, NDA बुरी तरह हारने वाला है 2024 के चुनाव में। उनकी सीटें 200 के आसपास मुश्किल से पहुंच पाएंगी और ये इंडिया गठबंधन जीतने वाला है। लेकिन मैं एक बात अपने SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को कहना चाहता हूं कि इंडिया गठबंधन जीतने के बाद भी आप इतनी उम्मीद ना करना कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। एक जंग फिर आपको इंडिया के खिलाफ भी करनी पड़ेगी, अपने उन अधिकारों को लेने के लिए जिनके लिए आप इंडिया को जिताने वाले हैं। क्योंकि सामाजिक न्याय के सिद्धांत पे सारी पार्टी आ गई हैं। इंडिया गठबंधन ने पूरी तरीके से सामाजिक न्याय के सिद्धांत पे चुनाव लड़ने का और वोट मांगने का जिम्मा ले लिया है। लेकिन उनके आचरण में अगर न्याय नहीं होगा तो सरकार बनाने के बाद हो सकता है वो भी इग्नोर करना शुरू कर दें। तो मैं चाहता हूँ कि इंडिया गठबंधन जीते, लेकिन जनता को मैं कहना चाहता हूँ गर्दन पकड़ के रखना, ताकि इंडिया के गठबंधन से भी आप उन सारे वादों को पूरा करा सके जिनको वादा करके वो आपका वोट लेने वाले हैं। देना इनको ये परमानेंट इलाज नहीं है अगर इंडिया गठबंधन में जीतता है तो, क्योंकि उसमें भी तमाम स्लीपर सेल के लोग एक्टिव रहेंगे। एक चीज हो रहा है ना, उसमें विल पावर चाहिए।
वो जो लोग हैं जो सारे संसाधनों पे कब्जा रखते हैं, सारी ऊंचे पदों पे कब्जा रखते हैं, वो हमेशा सत्ता ताकत के साथ बदलते हैं। जब तक कांग्रेस मजबूत थी तो कांग्रेस में थे, कांग्रेस कमजोर शुरू होनी हुई और बीजेपी मजबूत हुई तो बीजेपी में चले गए, वहां भी सब प्रभुत्व उनके पास है। अब जब लग रहा है कि एनडीए डूबने वाला है, आप देखना बहुत तेजी से वहां से वो निकल के फिर अब इस इंडिया गठबंधन की पार्टी में आके चुनाव लड़ेंगे और फिर यहाँ वो सारे मेन पदों पे बैठ जाएंगे। दूसरी बात, इस एनडीए ने पिछले कुछ वर्षों में हर जगह, सारे यूनिवर्सिटीज में, सारी जुडिशरी में, सारे बड़े पदों पर सब जगह अपने लोग प्लांट कर दिए हैं। तो जिनको एग्जीक्यूट करना है, जिनको सामाजिक न्याय के सिद्धांत पे काम करना है, वो तो असमानता वाले सोच वाले लोग हैं। तो सरकार बनने के बाद भी आसान होने वाला नहीं है रास्ता। उसको इंडिया गठबंधन को पूरी तरीके से उसके ऊपर दबाव बना के रखना पड़ेगा, इसलिए जनता को एकजुट होना पड़ेगा। सहूलियत मिलेगी, हाँ, इलाज तब मिलेगा जब SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग मुद्दों पर एकजुट हो जाएं। ठीक है, एनडीए से परेशान है तो एनडीए को हराने के लिए आप इंडिया को जिता रहे हो, लेकिन इंडिया जीतने के बाद आपके लिए काम करे, इसके लिए आपको एकजुट होकर मजबूती से दबाव बनाना पड़ेगा। सर, देश के उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ साहब, वो 13 महीनों में 17 बार राजस्थान का दौरा कर चुके हैं। वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, वे साफ तौर पे कहते हैं, महामहिम जी आप दौरा मत कीजिए, राजस्थान मत आइए। कैसे देखते हैं आप? देखिए, वो क्या कहते हैं क्या नहीं करते हैं, मैं उस पर बिल्कुल मेरा कोई सरोकार नहीं है। मेरा तो सरोकार SC ST OBC माइनॉरिटी के मुद्दों पर है, उनको स्ट्रेंथन करने पर है। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इस सिद्धांत को जब तक इफेक्टिव तरीके से लागू ना करवा दें, जब तक इस महिला आरक्षण के अंदर SC ST OBC माइनॉरिटी को 50% आरक्षण दिलवा के और उस 50% महिला आरक्षण में से उनको हिस्सा ना दिलवा दें, ना कि SC ST वाले में से काट के, तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। और इंडिया ऑप्शन नहीं है उसका। अभी इंडिया को पहले जिता दें और साथ में मुद्दों पर जिताएंगे तो मुद्दे पर ही रखेंगे, उनको बाहर भागने नहीं देंगे। क्या उम्मीद की जाए राहुल गांधी से? राहुल गांधी जनेऊ दिखाते रहते हैं, एक तरीके से बताने की कोशिश करते हैं, देखिए मैं तो पंडित हूं, मैं तो कट्टर हिंदू हूं, यही बताने की कोशिश करते हैं। आजकल वे जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, आरक्षण की बात कर रहे हैं। ओवरऑल अगर बात की जाए तो कम से कम राहुल गांधी में पिछले 1 साल में काफी बड़ा परिवर्तन आया है। पहले कभी उन्होंने सामाजिक न्याय के सिद्धांत की बात नहीं की, आज वो सामाजिक न्याय के सिद्धांत की बात कर रहे हैं। आज वो SC ST OBC माइनॉरिटी की महिला के रिजर्वेशन पे भी बात कर रहे हैं। आज वो जातिगत जनगणना, जिस जनगणना करा के वो आंकड़े तक जारी नहीं कर पाए, आज वो उसी जातिगत जनगणना कराने की बात कर रहे हैं। तो अब हमारे सामाजिक न्याय के सिद्धांत पे वो आ गए तो मैं तो उनका स्वागत करता हूँ, लेकिन साथ में ध्यान रहे केवल शब्दों पे नहीं जाना, जब तक इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ना हो जाए तब तक रुकना नहीं है। सर, एक खबर निकल के आ रही है कि राजस्थान से वसुंधरा राजे को ठिकाने लगाया जा रहा है, मध्य प्रदेश से शिवराज सिंह चौहान को, छत्तीसगढ़ से रमन सिंह को, और ये तीनों जो नेता हैं बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता हुआ करते थे, मुख्यमंत्री रह चुके हैं। देखिए, बीजेपी बेसिकली तो ब्राह्मण पार्टी है। पहले कांग्रेस ब्राह्मण पार्टी थी, अब बीजेपी ब्राह्मण पार्टी है। क्योंकि ब्राह्मण हमेशा ताकत के साथ जाता है, वो राजा किसी को भी बनाए लेकिन सारा कंट्रोल अपने हाथ में रखता है। तो ये शुरू से होता है यार। मैंने कहा ना, जब कांग्रेस ताकत में थी तो कांग्रेस में सारे उच्च पदों पे ब्राह्मण थे, और जब भाजपा बनी तो भाजपा में भी सारे उच्च पदों पे ब्राह्मण हैं। तो वो कोई ऐसा अनहोनी वाली बात नहीं जिसमें हमें आश्चर्यचकित होना चाहिए। SC का इस्तेमाल वो करते हैं, ST का वो करते हैं, OBC का वो करते हैं, और ब्राह्मण का वो करते हैं, वो बनियों का और क्षत्रियों का वो करते हैं। वो सबका इस्तेमाल करना जानते हैं, उनके अंदर ये काबिलियत है। ये काबिलियत आपको भी सीखनी चाहिए, बाकी लोगों को भी सीखनी चाहिए कि कैसे दूसरों का इस्तेमाल करके अपना समाज को ताकतवर बनाया जाए। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, 11 सेकंड का है। उसमें वो किसी चैनल की बात कर रहे हैं, उसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ पहले आपसे, ये बताइए, जो क्षत्रिय कौम है उनके रजवाड़े तो रहे नहीं, जमीनें भी धीरे धीरे खत्म हो गई उनकी, नौकरियों में वो आ नहीं पाए, पढ़ाई में वो लोग उतने आगे आ नहीं पाए। तो अगर देखा जाए पिछड़ेपन के मामले में तो सबसे ज़्यादा क्षत्रिय समाज पिछड़ गया है, और ब्राह्मण ने सिर्फ उसको क्षत्रिय कह के मूंछ पहनवा के उसको इतना हुआ बनाया, और अंदर ही अंदर क्षत्रिय बेचारा खत्म हो गया है। आज क्षत्रिय लोग जगह जगह चौकीदारी करते घूम रहे हैं, ज़मीनें उनकी खत्म होगी, राजपाट उनके पास है नहीं, नौकरियों में वो है नहीं, कहीं पढ़ाई में वो कहीं है नहीं। तो अब वो खामे का मुंह पे ताप देते रहे, उनको ये समझ ही नहीं आ रहा तुम्हारा सब कुछ लूट चुका, लूटा किसने, उस पर अगर आँख खोल के देख ले तो एकदम तस्वीर बदल जाएगी। समझ नहीं पा रहे हैं ये लोग ना, आज नहीं समझे लेकिन कल समझेंगे,
समझ तो सबको आएगा, खाना खाते हैं सब, बुद्धि तो सब में होती है। जैसे वो अपनी हकीकत स्थिति देखेंगे, हम कहाँ थे और कहाँ चले गए, तब उन्हें पता लगेगा उनकी हकमारी किसने की है। इंतजार कीजिए, ऐसा नहीं है कि क्षत्रिय लोगों को समझ नहीं जो आएगा। तमाम ठाकुर है, क्षत्रिय लोग हैं, देख रहे हैं, उनसे क्या कहेंगे आप? कौन से लोग हैं जो उनके हकों पर डाका डाल रहे हैं? देखिए एक बात समझिए, कितने लोग सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में उनके जज बन रहे हैं? 0। कितने लोग उनके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सेक्रेटरीज बन रहे हैं? कितने लोग उनके स्टेट गवर्नमेंट में सेक्रेटरीज बन रहे हैं? कितने लोग उनके कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे पहुंचे हैं? कितने लोग उनके सिविल सर्विसेज में क्वालिफाई हुए हैं? कितने लोग उनके प्रोफेसर्स हैं? अरे एक एक चीज़ का आंकड़ा निकाल के खुद क्षत्रिय लोग अपना देख लें और जाने कि वो कहाँ थे, आज कहाँ है। वो लगभग बर्बाद हो गए हैं, उनको समझ ही नहीं आ रहा। आप खाली मूंछ पे ताव देने से थोड़ा ना होगा। मैं ठाकुर हूँ, कहते रहो मैं ठाकुर हूँ, पर तुम्हारी तो जमीन तो खत्म ही हो गई है। उनको समझना पड़ेगा, मानवता से बड़ा कोई दूसरा धर्म नहीं होता। आप धर्म के ठेकेदार मत बनो, इंसान बनो, और आप भी, आपकी जितनी जनसंख्या है उतनी हिस्सेदारी आपको भी मिलनी चाहिए। मैं इस सिद्धांत का समर्थक हूँ कि जो क्षत्रिय समाज है उसको भी सभी संसाधनों में, सभी क्षेत्रों में बराबर हिस्सेदारी मिलनी चाहिए उनकी जनसंख्या अनुपात में। SC ST OBC के साथ अब जो तमाम ठाकुर हैं, क्षत्रिय हैं, उन लोग भी सामने आना चाहिए और उन लोगों को भी ये कहना चाहिए कि जितनी हमारी संख्या है उस हिसाब से हमको हक दिया जाए, हाँ, हमको हिस्सा दिया जाए। सर, नरेंद्र मोदी जी का, प्रधानमंत्री का एक वीडियो वायरल हो रहा है, 11 सेकंड का वीडियो है। साफ तौर पे उसमें कह रहे हैं कि कोई चैनल है, यूट्यूब चैनल, उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। देखिए एक बार वो जियो के लिए भी प्रचार किया था उन्होंने, तो जियो का प्रचार करके BSNL और MTNL खत्म कर दिया। तो मैं उनको गंभीरता से नहीं लेता हूँ, क्योंकि उन्हें देश से, देश के लोगों से प्यार नहीं है। OBC वो क्लेम करते हैं, पर OBC के लिए कोई एक काम उन्होंने नहीं किया। जातिगत जनगणना को उन्होंने साफ मना कर दिया। OBC की जातिगत जनगणना का इतना बड़ा मुद्दा है, और इस महिला आरक्षण में OBC की महिलाओं को रिजर्वेशन देने से उन्होंने इनकार कर दिया। फिर काहे को OBC है? कहते हैं मैं OBC हूँ, गरीब का बेटा हूँ, और गरीब को हक देने को तैयार नहीं है। तो इस तरह के फर्जी चीज़ों को मैं किसी सूरत में स्वीकार करने को तैयार नहीं हूँ।